गुड आफ्टरनून। कक्षा 12 के सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम उनकी जयंती के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं सभी शिक्षकों को, जितने भी हमारे गुरुजन हैं उनको भी चरण स्पर्श चरण वंदना करते हुए। हालांकि शिक्षकों के लिए इस समय बहुत ही नाजुक है। अगर इस कोरोना काल में सर्वाधिक किसी का नुकसान हो रहा है तो उसमें शिक्षक सम्मिलित होते हैं। तो शिक्षकों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहूँगा, शिक्षक हैं तभी संसार आगे बढ़ेगा। शिक्षक के ना होने पर संसार प्रगति नहीं कर सकता है। अतएव शिक्षा और शिक्षक को बनाए रखने के लिए हम सभी को अग्रसर रहना चाहिए। सूचना भी है, सभी बच्चे ध्यान दें। शिक्षकों से जुड़े रहने के लिए, शिक्षकों की आवश्यकताओं को समझने के लिए हम कुछ शुल्क देते हैं ताकि उनका दैनिक जीवन निरंतर चल सके। और इसके लिए सभी छात्र एवं छात्राएं अगस्त माह का शुल्क जमा करेंगे ताकि शिक्षकों का भी कुछ दैनिक निर्वाह हो सके, क्योंकि हमारा काम शिक्षा ही देना है और इसी से थोड़ा सा अपना जीवन भी चलाते हैं। तो ये मेरा गुरु समझ करके जो आदेश है उसका पालन कर लेना। यह अध्याय है 2 का ये पार्ट नंबर, भाग नंबर 4 जो हम आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं। भाग 3 तक हमने पुष्प की संरचना बताई और नरयुग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, लघु बीजाणु जनन, फिर उसके बाद मैंने दीर्घ बीजाणु जनन बताया, फिर मैंने परागण बताया तीसरे पार्ट में। परागण से पहले की एक क्रिया होती है, अर्थात जिसमें परागकण क्या होता है, परिपक्व होने के पश्चात स्फुटित होता है। परागकण की मैंने संरचना भी बताई थी। परागकण के स्फुटन से पहले जब परागकण परिपक्व हो जाता है परागकोश में, तो वह अनुदैर्घ्य रूप से, अधिकतर जो है अनुदैर्घ्य रूप से स्फुटित होता है। कभी कभी वो अग्र दरारों से या छिद्रों के माध्यम से भी स्फुटित होता है। देखेंगे किस प्रकार से, जैसे कि ये कोई परागकोश है, ये कोई परागकोश है। परागकोश किस प्रकार का बना है, जिसमें अनुदैर्घ्य दरारें पाई जाती है। इस प्रकार से संकुचन होता है। इन्हीं दरारों से ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने पर परागकण जो होते हैं वो खुल जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, या फिर यहाँ पर छिद्र का निर्माण हो जाता है और परागकण जो है बाहर निकल आते हैं। तो अनुदैर्घ्य के द्वारा अधिकतर परागकण फटता है। अगर अनुप्रस्थ के द्वारा फटता है तो यहाँ से जो है ब्रेक हो जाता है और परागकण निकलते हैं। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य दरारों के माध्यम से परागकण का स्फुटन होता है। ठीक, परागकण के स्फुटन के समय क्रिया कौन सी होती है वह जानना अति अनिवार्य है। परागकण के स्फुटन के पश्चात जो परागकण का केंद्रक होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, अर्थात एक बड़ा भाग बनाता है और एक छोटा भाग बनाता है। जो बड़ा भाग बनाता है ये अंताचोल है और ये बाहचोल है। ठीक है, अंताचोल के अंदर उपस्थित केंद्रक 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसका जो बड़ा भाग होता है वो कहलाता है वर्धी केंद्रक, वर्धी केंद्रक, और जो छोटा भाग होता है वो कहलाता है जनन केंद्रक, जनन केंद्रक। ठीक ठीक, इसे नली केंद्रक भी कहते हैं, इसे नली केंद्रक, क्योंकि ये नली के पास उपस्थित होगा जाकर के। ठीक है,
तो नली केंद्रक क्या करता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा दो भागों में डिवाइड हो जाता है, अर्थात दो नर युग्मक बनाता है। पराग कोश स्फुटन के समय जो जनन केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है, और दो भागों में बढ़ने के पश्चात ये जो जनन छिद्र से जैसे ही परागण की क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, परागण की क्रिया के फलस्वरूप, परागण की क्रिया के फलस्वरूप किसी मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। कहां पहुंचता है, मादा जननांग के वर्तिकाग्र भाग पर। तो जब ये परागकण यहां पर पहुंचता है, बहुत सारे परागकण आते हैं, इसका एक फिगर इस प्रकार से भी जो है आपको बुक में मिल जाएगा, शायद मैंने बनवाया भी होगा। यहां पर ये वर्तिकाग्र भाग दिखाया गया है। वर्तिकाग्र भाग में एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्रावण करता है जो मादा गैमेट्स होता है। यहाँ पर परागकण आते हैं और परागकणों में अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। परागकण अंकुरण करते हैं, अंकुरण करके पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक। और यहां पर क्या उपस्थित होता है, बीजांड। बीजांड उपस्थित होता है। बीजांड में ये परागकण यहां आता है और परागकण का जो बाह्य स्तर होता है ये नष्ट हो जाता है। स्पोरेलिन का जो बना होता है ये नष्ट हो जाता है, अर्थात इसमें जनन छिद्र पाए जाते हैं, ठीक। ये जनन छिद्र से थोड़ा सा नष्ट होता है, संपूर्ण नष्ट नहीं होता है। ऐसे जनन छिद्र से नष्ट होता है और जो इसका अंदर वाला अंताचोल होता है ये वृद्धि करने लगता है। ऐसे ये क्या करता है, वृद्धि करने लगता है और वृद्धि करके पालन ट्यूब का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, ठीक। ये पालन ट्यूब वृद्धि करती जाती है और इस पर जो है ये देखिए वृद्धि करते हुए दिखाई गई है। और ये वृद्धि करके कहाँ आता है, ये आता है बीजांड द्वार के समीप। यहां पर ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये ध्रुवी केंद्रक है और ये अंड उपकरण की अंड कोशिका है। क्या करता है, जैसे ही पराग नलिका बनती है, पराग नलिका के द्वारा ये बीजांड में प्रवेश करता है और इसमें दोनों युग्मक होते हैं। ये दोनों युग्मक जो कि समसूत्री विभाजन के द्वारा बने हैं नली केंद्रक कहलाते हैं या मेल गैमेट्स नर केंद्रक कहलाते हैं। इनको मेल गैमेट्स जो जनन केंद्रक के विभाजन से बनते हैं या इन्हें क्या कहते हैं, नली केंद्रक। ये आकर के ये अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से ये पराग नलिका बीजांड द्वार की ओर से बीजांड में प्रवेश करती है, ठीक। ध्यान देंगे कहां प्रवेश करती है, बीजांड में। और तब जाकर एक जो है एक नर युग्मक एक मेल गैमेट्स आकर के इससे संलयित होता है और त्रिगुणित संरचना बनाता है। कैसी संरचना बनाता है,
3n त्रिगुणित संरचना बनाता है, जिससे भ्रूण पोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण पोष का। ध्यान देंगे, भ्रूण पोष में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो त्रिगुणित होती है 3n। अगर एक किसी पौधे में, ठीक है, पौधे के भ्रूण में, ठीक है, 12 गुणसूत्र हैं, ठीक है, तो उसमें भ्रूण पोषी केंद्रकों की संख्या कितनी होगी? तो 3n, n का मान है 12, n इक्वल टू 12, ठीक है, तो 3 इंटू n, तो 3 इंटू 12 इक्वल टू 36। कितनी संख्या होगी? गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होती है, हमने बताया, ट्रिप्लॉइड हो जाएगी 36, ठीक है, समझ में आई बात? तो उसमें त्रिगुणित गुणसूत्र होंगे भ्रूण कोश के केंद्रक में, ध्यान रखिए। तो भ्रूण कोश के केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित हो जाती है, अर्थात त्रिसंलयन की प्रक्रिया संपन्न होती है और आवृतबीजी पौधों में दोबारा निषेचन होता है, ठीक है, शब्द निषेचन होता है दोबारा। जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो इस अंडकोशिका से संयुग्मित करता है और जाइगोट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जाइगोट का। इस प्रकार से निषेचन की क्रिया 2 बार संपन्न होती है, जिसे द्विनिषेचन कहा जाता है। निषेचन की क्रिया 2 बार संपन्न हो रही है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन क्या है? जब निषेचन की प्रक्रिया 2 बार संपन्न होती है, ठीक है, पराग नलिका से आए हुए दोनों नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक, ठीक है, बीजांड के भ्रूण कोश में उपस्थित द्वितीय केंद्रक से मिलता है और त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। ठीक, ये प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती। क्या कहलाती है? त्रिसंलयन कहलाती है, जिसमें पीईएन क्या होता है? शार्ट में कहीं भी लिखा मिल जाएगा आपको पीईएन। पी का मतलब होता है प्राथमिक, एम्ब्रियो और न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये पीईएन होता है, प्राथमिक, प्राइमरी एम्ब्रियो सैक न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोषीय केंद्रक, ठीक है। इनकी त्रिगुणित संख्या होती है, ध्यान रखना, प्राथमिक भ्रूणपोषीय न्यूक्लियस मींस केंद्रक, ठीक है। तो दूसरा निषेचन अंडकोशिका के साथ में होता है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है और ये क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है, जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो बात थी परागकोश का स्फुटन। परागकोश का जब स्फुटन होता है तो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? पहले हमारे द्वारा बताई गई, परागकोश के परिपक्व होने पर वह मध्य स्तर से जो टेपिटम होता है वो नष्ट हो जाता है। टेपिटम का जो स्तर हमने बताया था, ऐसे एक पराग धानी बनाई थी, उसमें कोशिकाएं बनाई गई थी। सबसे बाहर वाली जो कोशिकाएं थी उनको हमने कहा था ये बाह्य स्तर की होती हैं और 1 से 3 परतों तक मध्य स्तर की कोशिकाएं ठीक है, 1 से 3 स्तर तक मध्य स्तर की कोशिकाएं होती हैं और उसके बाद इस प्रकार से एक संरचना पाई जाती है जिन्हें टेपिटम कहते हैं। टेपिटम जो क्या करता है? विकसित हो रहे परागकणों को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। तो जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं तो ये टेपिटम जो होता है वो नष्ट हो जाता है, टेपिटम नष्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे जो ये जो आपका कोशिका द्रव्य होता है वो सूख जाता है, परागकोश नष्ट हो जाता है। इसके आवरण के सूख जाने से यह अनुदैर्ध्य रूप में जो एक खांचे बन जाती हैं, संकुचित हो जाता है, जहां से जो आपका परागकोश होता है फट जाता है। अनुदैर्ध्य रूप में फटने से परागकण जो है स्वतंत्र हो जाते हैं और विकसित हो रहे परागकणों में से हमने बताया था कि वो विभाजन करते हैं। उनमें 2 केंद्रक होते हैं। जो बड़ा केंद्रक होता है वर्धी केंद्रक कहलाता है, जो छोटा केंद्रक होता है वो जनन केंद्रक कहलाता है। जनन केंद्रक जो होता है वो समसूत्री विभाजन करके 2 मेल गैमेट्स बनाता है, जिन्हें नली केंद्रक भी कहते हैं। अब ये जो है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में जो परागण की क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं तो ये क्या होते हैं? अंकुरित होता है। क्या होता है? अंकुरित होता है, अर्थात इनका जो बाचोल होता है वो जर्मपोर से नष्ट हो जाता है, जनन
छिद्र से नष्ट होता है और अंताचूल जो वृद्धि करके पराग नलिका का निर्माण करता है। तो ये प्रक्रिया हो गई पराग कोश के स्फुटन के पश्चात। परिपक्व पराग कोश का होता है स्फुटन, फिर इसके बाद में पराग नलिका वृद्धि करती है और वृद्धि करने के पश्चात कहाँ पहुंचती है? पिस्त्री केसर जायन के सबसे ऊपर वाले भाग में, स्टिग्मा में पहुंचती है, वर्तिकाग्र में। और जहां पर पराग नलिका बनती है, पराग नलिका से ये कहां पहुंचाए जाते हैं? बीजांड में। अब बीजांड क्या होता है इसके बारे में समझ लेंगे। बीजांड की संरचना, हेडिंग हमने लिखवाई होगी बीजांड की संरचना, और हमने ये भी फिगर बनवाए होंगे पराग कण के जो ये पराग नलिका का विकास वाला फिगर है वो इस प्रकार से एक एक करके हमने बनवाया होगा। सबसे पहले हमने इस प्रकार से दिखाए गए होंगे हमारे द्वारा। यह है पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है। दूसरे फिगर में यहां से ये नष्ट हो जाती है और ये वृद्धि करने लगता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है और फिर अगले में इस प्रकार से बनाया गया होगा। अंताचूल होता है, पराग नलिका का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से पराग नलिका बनना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, यहां पर ऐसे 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 बना होता है। तो ये पराग नलिका का निर्माण हो रहा है, ऐसे हमने प्रक्रम कॉपी में बनवाए होंगे। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अब देखते हैं बीजांड की संरचना और बीजांड के प्रकार। तो बीजांड की संरचना सबसे पहले देखेंगे कैसे होती है। चलो उल्टा बना रहे हैं तो सीधा कर लेते हैं, इस तरह से बनाते हैं। बीजांड की संरचना। ठीक, अब जो है इसको यहां से ये माइक्रोपाइल हो जाएगा। ये आपका जो है बीजांड हो जाता है। ठीक, ये बीजांड काय है, इसमें से
यहाँ अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ये ऊपर की ओर ये वाला भाग जो आप देख रहे हो, इसे निभाग कहते हैं। इधर की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, ठीक। ये बाह्य अध्यावरण होता है। ये अंतःअध्यावरण होता है। ये पर्णवृंत होता है। ये आपका माइक्रोपाइल होता है, बीजांड द्वार। इस भाग को निभाग कहते हैं। ये हमारा भ्रूण कोश है। इसे बीजांड काय बोलते हैं। इन तीनों को मिलाकर के प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। बीच में ये ध्रुवी केंद्रक होता है। ध्रुवी केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। सबसे नीचे इन तीनों को मिलाकर के अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहा जाता है। केवल इस कोशिका को एक सेल बोलते हैं, यानी अंड कोशिका। और इन दोनों को सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। तो ये होती है बीजांड की संरचना। ठीक है, ध्यान दीजिए, बीजांड की संरचना बनाने के लिए आया तो इस प्रकार से बना देना है आपको बीजांड की संरचना। ठीक है, बीजांड की संरचना यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो बीजांड की संरचना में आपको लिखना क्या होगा? तो अंडाशय में बीजांड बीजांडासन से जुड़ा होता है। अंडाशय में बीजांडासन से एक पतले व्रंत के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हम पर्णव्रंत कहते हैं। ये बीजांड जो होता है 2 अध्यावरणों से घिरा होता है। कितने अध्यावरणों से घिरा होता है? 2 अध्यावरणों से, जिसे बाह्य और अंतःअध्यावरण कहते हैं। ठीक है, बीजांड में वह स्थान जहां ये बीजांड जुड़ा होता है उसे नाभिका कहा जाता है। जहां पर ये बीजांड जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? नाभिका कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। हमने एक दिन और बताया था, इसका जो अधिकांश भाग होता है किन कोशिकाओं से बना होता है? तो मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है। और क्या होता है? ठीक है, बीजांड काय कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? जो मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है, ये वाला भाग कहलाता है बीजांड काय। और जिस तरफ देखिए पर्णव्रंत की तरफ जिधर जो है ये दोनों एक छोटा सा आपको छिद्र दिख रहा होगा। पर्णव्रंत की तरफ जो है छोटा सा छिद्र दिख रहा होगा, जिसे हम बीजांड, जहां से पराग नलिका प्रवेश करती है, जहां से पराग नलिका प्रवेश करती है उस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, और उसके विपरीत वाले स्थान को क्या कहते हैं? निभाग या चैजा कहा जाता है। ठीक है, निभाग या
चल जा। ठीक है, इसके अंदर का जो भाग होता है उसे भ्रूण कोश कहते हैं। बीजांडकाय के मध्य का भाग भ्रूण कोश कहलाता है। सबसे ऊपर की ओर उपस्थित 3 कोशिकाएं जो उपस्थित दिख रही हैं उन्हें प्रमुख कोशिकाएं कहते हैं, और मध्य में उपस्थित केंद्रक को द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, और सबसे नीचे उपस्थित जो है 3 कोशिकाओं के समूह को अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहा जाता है, जिसमें मध्य की कोशिका अंड कोशिका तथा उसके साथ की कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है ना। जो पराग नलिका आती है वो बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है और अंड कोशिका सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करती है। तो ये हो गई बीजांड की संरचना। अभी आपने जो देखी ये थी बीजांड की संरचना। अब हम लोग पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। ठीक है ना। बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार। ठीक, तो बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत यानी पर्ण व्रंत, बीजांड व्रंत निभाग व बीजांड द्वार के आधार पर, बीजांड द्वार। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आपको बताएगी? एक तो बताया गया आपको बीजांड व्रंत, दूसरा बताया गया आपको निभाग व तीसरा बताया गया बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड व्रंत, निभाग और बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड जो है निम्न प्रकार के होते हैं। बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड निम्न प्रकार के ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजु या आर्थोट्रोपस बीजांड की। रिजु या आर्थोट्रोपस। पहला बीजांड का प्रकार हमने बताया रिजु या आर्थोट्रोपस बीजांड। जैसा कि इसमें कह रहा है कि रिजु, जब बीजांड व्रंत निभाग व बीजांड द्वार तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि रिज या आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड है। कब? जब इस प्रकार का बीजांड बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा। इसीलिए रिज, रिज का मतलब होता है 180 अंश का कोण। ठीक है, तो रिज या आर्थोट्रोपस बीजांड क्या होता है? जब बीजांड व्रंत निभाग व बीजांड द्वार और, ठीक है, बीजांड व्रंत निभाग व बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में हो, बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो। कैसे हो? एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं, तो किसे क्या कहते हैं? रिज या आर्थोट्रोपस बीजांड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्या कहते हैं? रिज या आर्थोट्रोपस। इसे हेटेरोट्रोपस भी कहा जाता है। ये उदग्र रेखा पर स्थित होते हैं, जैसे पोलीगोनम का, ठीक है, जैसे पोलीगोनम का और रूबेशम का। ये उदाहरण हो गए, पोलीगोनम और रूबेशम, ठीक, इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब अगला ये टॉपिक आता है प्रतीप या एनाट्रोपस। ठीक, अगला होता है सेकंड नंबर प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड। ठीक, अब ये प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड क्या होता है? प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड, इसमें जो है बीजांड उल्टा होता है तथा बीजांड व्रंत से अधिक वृद्धि करने के कारण होता है। इसमें जो बीजांड होता है उल्टा होता है, और ऐसा किस लिए होता है? बीजांड व्रंत जब अधिक वृद्धि कर लेता है तो ये बीजांड जो है उल्टा प्रतीत होता है। ठीक है, और बीजांड व्रंत के पास आ जाता है। जो बीजांड द्वार होता है वो झुक करके बीजांड के पास आ जाता है, जिसे भी बनाया गया था हमारे द्वारा। ठीक है, तो उस प्रकार का बीजांड क्या कहलाता है? प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड। ध्यान दीजिएगा, उस प्रकार का कहलाता है प्रतीप और एनाट्रोपस बीजांड। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है हेमीट्रोपस बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग एक क्षैतिज रेखा में आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा कौन सा है? हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस बीजांड। इसमें क्या होता है? बीजांड व्रंत और निभाग की एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, मतलब बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में आ जाएंगे। इस प्रकार से इधर जो है निभाग होगा और इस ऐसी आकृति बनेगी इस प्रकार से।
ठीक, इस प्रकार का जब निबांड पाया जाए, ठीक है, तो कौन सी रेखा में आ रहा है यहाँ पर, ये पर्णवृंत और ये निभाग। जब पर्णवृंत और निभाग एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और बीजांड द्वार उनसे 90 अंश का कोण बना करके स्थित होता है, तो इस प्रकार के बीजांड को क्या कहते हैं, हेमीट्रोपस बीजांड। ध्यान समझ में आ गई बात, हेमीट्रोपस क्या होता है। फिर इसके बाद में अगला होता है कैम्पाइलोट्रोपस। तो इस प्रकार का बीजांड कुछ थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार का बीजांड कैम्पाइलोट्रोपस। चौथा कौन सा होता है, कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक, तो ये बीजांड थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, ठीक। कैम्पाइलोट्रोपस जो बीजांड होता है वो थोड़ा सा होता है मुड़ा हुआ बीजांड होता है, और होता क्या है कि ये जो है बीजांड वृंत के समीप आ जाते हैं, सीधी रेखा में स्थित नहीं होते हैं। और ये कौन, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत, ठीक है ना, बीजांड द्वार और निभाग जो है सीधा सीधा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और जो है इसको बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक। अब अगला आता है एम्फीट्रोपस। इस प्रकार का बीजांड कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड से अधिक मुड़ा होता है। जो एम्फीट्रोपस होता है जब अधिक मात्रा में मुड़ जाए कैम्पाइलोट्रोपस की अपेक्षा, तो उसे बोलेंगे एम्फीट्रोपस बीजांड, ठीक है। अब जो है एम्फीट्रोपस, इस प्रकार का बीजांड कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड से अधिक मुड़ा होता है और भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान प्रतीत होता है। इसमें भ्रूण कोश जो होता है घोड़े की नाल के समान प्रतीत होता है। तो आपको रिजियो आर्थोट्रोपस बताया गया, प्रतिपेनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और एम्फीट्रोपस, ये आपको बताए गए। एक होता है सर्सिनोट्रोपस। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वंश बहुत लंबा होकर के, ठीक है, कौन सा है, इस प्रकार के बीजांड में जो बीजांड ग्रंथ होता है वो बहुत लंबा होकर के बीजांड को सब ओर से घेर लेता है। जब बीजांड को चारों ओर से घेर ले, बहुत लंबा हो जाए बीजांड ग्रंथ, तो उसे कहेंगे सर्सिनोट्रोपस। क्या बोलेंगे, सर्सिनोट्रोपस। जब बीजांड ग्रंथ लंबा होकर के निभाग और बीजांड द्वार सबको चारों ओर से घेर ले, तो वह कहलाएगा सर्सिनोट्रोपस बीजांड। तो इस प्रकार से आपको 6 प्रकार के बीजांड बताए गए। कौन कौन से, रिज या आर्थोट्रोपस बीजांड, प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड, हेपीट्रोपस बीजांड, कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड, एम्फीट्रोपस बीजांड और सर्सिनोट्रोपस बीजांड। इन 6 के बारे में आपको लिखाया गया है, ठीक है, इसका अध्ययन कराया गया है, आप अच्छे से समझ लेंगे। फिर बीजाणु जनन की प्रक्रिया पहले ही करा दी गई थी, दीर्घ बीजाणु जनन की भी प्रक्रिया हो गई है, परागण भी हो गया है। अब इसमें से कुछ टॉपिक रह जाते हैं, ठीक है, वो भी आज ही समाप्त करते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक है ध्यान दीजिएगा। एक होता है अनिषेक, अनिषेक जनन, और एक होता है अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। ये दोनों अलग अलग है। जब बिना निषेचन के ही, ठीक है, जब बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है अनिषेक जनन। ध्यान देना, बिना निषेचन के ही भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। बिना निषेचन के ही भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया, बिना निषेचन के ही भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। फिर से ध्यान देंगे, बिना निषेचन के ही भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। और बिना बीज के फलों के निर्माण की प्रक्रिया, यानी बीज रहित फलों, बीज रहित फलों के निर्माण की प्रक्रिया, बीज रहित फलों के निर्माण की प्रक्रिया या बिना बीज के फलों के निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। दोनों में अंतर होता है। इसमें बीज रहित फल पाए जाते हैं, इसमें जो है बिना निषेचन के ही जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो जो है अनिषेक जनन। अब देखिए निषेचन के बाद होता क्या है। जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो पुष्प में होने वाले परिवर्तन, पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, तो जो देखिए क्या होता है, पुष्प के जो दल होते हैं वो सूख करके गिर जाते हैं, पुष्प के दल सूख करके गिर जाते हैं। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, जो पुष्प के दल होते हैं वो सूख करके गिर जाते हैं। और क्या होता है, किसी किसी पुष्प में जो बादल बाद में भी लगे रहते हैं और किसी किसी पुष्प में बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और क्या होता है, जो इसका अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में बदल जाता है, अंडाशय फल में बदल जाता है, बादल
और दलपुंज ये टूट करके नीचे गिर जाते हैं। पुंकेसर ये टूट करके क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये प्रक्रिया यहां से आपका जो है निषेचन कंप्लीट होता है। और इसके बाद में बहुत 2-4 टॉपिक और हैं, इनको अच्छे से बता दिया जाएगा। उसके पश्चात आपका अगले टॉपिक में शायद लेसन की समाप्ति हो जाएगी और हम अगले लेसन के बारे में बताएंगे फिर। धन्यवाद। और मेरे द्वारा कही गई बात को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। नमस्कार।